हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को बीपीएससी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम लोग का बीपीएससी जो पीवाई की क्वेश्चन का चल रहा था सेशन, उसका दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे आज जैन धर्म से संबंधित। कल के टॉपिक में हम लोगों ने देखा था बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका रिवीजन हम लोगों ने कर लिया था। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों चलिए तो यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो यह कुंडग्राम यानी कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थान स्थित है, तो पावापुरी में स्थित है। दोस्तों यह दोनों क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। और निर्वाण स्थान जो है उनका पावापुरी है। इसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी यहाँ जो टॉपिक है हम लोग का 24 जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला जो है ऋषभ देव है, यानी पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, और उनका प्रतीक चिन्ह अगर पूछा जाएगा तो बैल है। और यही पूछा जाए दूसरे तीर्थंकर तो अजितनाथ हैं और उनका प्रतीक चिन्ह जो है हाथी है। तीसरे तीर्थंकर जो हैं शंभुनाथ हैं और उनका प्रतीक चिन्ह जो है घोड़ा है। और चौथे जो तीर्थंकर है अभिनंदन नाथ हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह बंदर है। तो एक बार इस क्वेश्चन को एक बार और इक्वल कर लेते हैं कि ऋषभ देव तो प्रतीक चिन्ह बैल, अजितनाथ प्रतीक चिन्ह हाथी, शंभुनाथ प्रतीक चिन्ह घोड़ा, अभिनंदन नाथ तो प्रतीक चिन्ह बंदर। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहां से अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सुमितनाथ तो चकवा, और पद्म पर्व जो है तो कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्र पर्व तो चंद्रमा, पुष्पदंत तो मकर, शीतलनाथ कल्प वृक्ष या श्रीवत्स, और श्रेयांसनाथ तो गैंडा। इसको आप लोग वीडियो स्किप करके भी लिख भी सकते हैं दोस्तों। श्रेयांसनाथ गैंडा, वसुपूज्य भैंसा, विमलनाथ शुकर, अनंतनाथ सिंही या गरुड़, धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ हिरण, कुंथुनाथ बकरा। इसके बाद देखेंगे अमरनाथ मछली, नंदावर्त, मल्लिकानाथ कलश, मुनीसुवर्त कछुआ, नमीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ अरिष्टनेमी जिन्हें कहा जाता था 22वें तीर्थंकर थे, शंख, पार्श्वनाथ सर्पफण। और 24वें जो तीर्थंकर हुए यहाँ पे वह सिंह है। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए तो उनका जो प्रतीक चिन्ह है सिंह है। वह स्थान जहां महावीर ने ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति किया, तो जिम्भ जो ग्राम है वहीं उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिम्भ ग्राम। इसके बाद देखते हैं त्रिरत्न या त्रिरत्न जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इनसे संबंधित। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक, तो शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक तो पाशुपत जो हैं लकुलिस हैं, संस्थापक उनके लकुलिस। लिंगायत जो हैं उनके संस्थापक हैं बसाव।
आप लोग वीडियो को स्किप करके इसको नोटबुक में अंकित करते चलेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। तो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज्यादा जो है गुप्त वंश का था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था, तो गुप्त वंश का। इसके बाद से देखेंगे छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, उस समय राजनीतिक दशा किस रूप में था, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था, तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को बसाया था। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो उदयन द्वारा। बसाया किसने था, तो अजातशत्रु। और सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो उदयन के द्वारा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान, यहाँ क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो राजगृह। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया, तो लिच्छवी द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया, तो लिच्छवी द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो यहाँ पे देख लेते हैं वैशाली में। यहाँ पे वैशाली में 16 महाजनपदों में, यहाँ पे देख लेंगे 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, जिनका वर्णन भगवती सूत्र में मिलता है। एक बार क्वेश्चन को इसको इक्वल करते हैं, देखिएगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो वैशाली में। और 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में। और भगवती सूत्र में पूछा जाएगा, तो भगवती सूत्र वहाँ पुस्तक जो है उसमें है। इसके बाद से देख लेते हैं महाजनपदों का उदय। महाजनपद की राजधानी, तो अंग जो है राजधानी चंपा, वर्तमान स्थिति भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है कि चंपा जो उस समय महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, तो वर्तमान स्थिति उसका कहाँ पे है, तो भागलपुर में है, मुंगेर में है। अवंती, तो उज्जैनी, महिष्मती, आज वर्तमान स्थिति उसका मालवा है, मध्य प्रदेश में। सूरसेन, तो मथुरा और ब्रजमंडल क्षेत्र उत्तर प्रदेश। काशी, तो वाराणसी में और वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। और देखेंगे कौशल, तो श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था, और सबसे पहला तो सारनाथ में दिया गया था, तो वही श्रावस्ती है, जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है। और यह अयोध्या मंडल का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद से देख लेते हैं कुरु, तो इंद्रप्रस्थ उस समय राजधानी थी, और आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित है जो अभी हैं। कंबोज, हाटक, राजपुर, जम्मू और कश्मीर का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में जो भी पड़ता है। अब देखेंगे अस्मक, तो पोटिल या पोतन गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, दक्षिण भारत का एक मात्र महाजनपद है। इसके बाद से देखते हैं चेदी, तो चेदी जो है सुक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। तो प्रथम जो है वह उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। अगर पूछा जाएगा कि प्रथम समिति जो था तो उद्योग एवं शिल्प कार्य से का निरीक्षण से संबंधित था। द्वितीय जो है विदेशियों की देखरेख। तृतीय जन्म मरण का विवरण रखना।
चौथा देखेंगे व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। इसके बाद से देखते हैं पंचम, तो पंचम जो है निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, और षष्टम जो है बिक्री कर वसूल करना। दोस्तों इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ और अध्यक्ष। तो तीर्थ जो है तो पुरोहित, और प्रमुख जो है धर्म एवं दान विभाग का प्रधान हुआ करता था। युवराज तो राजपुत्र, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान। अब तो बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन कर दिए गए हैं डायरेक्ट रूप में इससे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए समाहर्ता पूछा गया, पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो राजकीय करों का संग्रह करता था, ऑप्शन में दिया रहेगा उस तरह से। इसके बाद है सन्निधाता, तो राजकीय कोष का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष तो मुद्रा जारी करना, और अकराध्यक्ष तो खानों का अध्यक्ष। प्रदेष्टा तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर जिसे कहा जाता है। पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। व्यवहारिक तो धर्मस्थीय दीवान या न्यायालय का न्यायाधीश। इसके बाद से देखेंगे कर्मांतिक उद्योग एवं वाणिज्य का अध्यक्ष। दंडपाल पुलिस अधिकारी। विविताध्यक्ष चारागाह प्रमुख। अनंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सुनाध्यक्ष बुचड़खाना का प्रमुख, और गणिका अध्यक्ष वेश्याओं का प्रमुख हुआ करता था। इसके बाद से देखेंगे अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जिस नगर में आयोजित की गई थी तो पाटलिपुत्र में की गई थी। इसके बाद देखेंगे अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रयुक्त प्रमुख भाषा है तो प्राकृत भाषा है। इसके बाद देखेंगे वह महाजनपद जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, तो गंधार जो है वह भारत का हिस्सा नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया रोमिल थापर ने इस पर विश्वास किया कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था, तो 15 वर्ष की आयु में। यह सीडीपीओ 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ से देख लेते हैं कि मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन समितियां, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम समिति जल सेना से संबंधित, दूसरी समिति रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित, तृतीय समिति तो पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ समिति अश्वरोही सेना की देखरेख, और पंचम समिति गज सेना का प्रबंधन। इसके बाद देखते हैं षष्ठम समिति रथ सेना का प्रबंधन। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन को। पुष्यमित्र शुंग, मिंडार, भीम फडविशेष और गौतमी पुत्र सातकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? यह 64वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भीम कडफिसेस इसको बोला जाता है, जिसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। शुंग वंश के बाद जिस वंश ने भारत पर राज किया तो वह कौन सा वंश था? तो कौरव वंश था, जिन्हें कण्वा भी कहा जाता था उस समय। इसके बाद से देखेंगे अगला क्वेश्चन को। प्रमुख पुराण और उससे संबंधित वंश, तो विष्णु पुराण अगर पूछा जाएगा तो मौर्य वंश से संबंधित। मत्स्य पुराण में आंध्र, सतवाहन तथा शुंग वंश की चर्चा मिलता है। वायु पुराण में तो गुप्त वंश की चर्चा मिलता है। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली? तो कुषाणों के समय में। कला की गांधार शैली जो है कुषाणों के समय में फली फूली। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा के लेख के साथ।
राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ। इसके बाद देखेंगे दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और होविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल का। यानी दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और होविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल का। इसके बाद देखेंगे कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से, जिसे चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद से देख लेते हैं गुप्त वंश एवं गुप्तोत्तर युग। यहाँ पे गुप्त वंश एवं गुप्तोत्तर युग के बारे में देखेंगे। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, समुद्रगुप्त के पास। इसके बाद देखेंगे किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता की प्राप्ति की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। इसके बाद से देखते हैं कि भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की। इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन संप्रदाय, मत एवं संस्थापक। तो संप्रदाय है दशनामी संप्रदाय, अद्वैतवाद मत है और आदि शंकराचार्य संस्थापक है। वैष्णव संप्रदाय है, विशिष्ट द्वैत और रामानुज इसके संस्थापक हैं। ब्रह्मद्वैत जो है आनंद तीर्थ माधव के समय, और रुद्र शुद्ध द्वैत जो है बल्लभाचार्य विष्णु स्वामी इसके मत हैं। सनक द्वैताद्वैत है और निम्बार्क जो है इसके संस्थापक हैं। इसके बाद से देख लेते हैं यहाँ नोट में देखेंगे गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ौच, कल्याण, काम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बारामिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो यह कहा था आर्यभट्ट ने। अब देखेंगे यहाँ नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल की। इसके बाद से देख लेते हैं जिस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो गुप्त वंश। इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है, तो भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख। भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख। मौर्योत्तर काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए सातवाहनों द्वारा। इसके बाद से देखेंगे प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक तो हरिसेन।
बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई तो खारवेल द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है तो 1/6। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी 518 ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय भारत आया ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसके बाद से देख लेते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की तो ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था तो मथुरा। गुप्तोत्तर अथवा पूर्व मध्यकालीन राजवंश तो परवर्ती गुप्त तो मगध स्थान था। महासेन गुप्त शासक। पुष्यभूति अथवा थानेश्वर तो प्रमुख शासक। पुष्यभूति। प्रभाकर वर्धन राज्यवर्धन। वर्धन वंश तो हर्षवर्धन। मैत्रक वंश तो वल्लभी जिसे भट्टाकर धर्मसेन चतुर्थ भी बोला जाता था। मौखरी वंश कनौज हरिवर्मा ईशान वर्मा सर्ववर्मा। चंद्रवंश तो बंगाल शशांक संस्थापक। अब इसके बाद से देख लेते हैं चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तो नालंदा में। यानी चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तो नालंदा में। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है तो गुप्त कला के। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए हमको मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ हम लोग 9वीं शताब्दी में चोल वंश का पुनरुत्थान हुआ और यह किसके द्वारा किया गया तो विजयालय के द्वारा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। और यहाँ देखेंगे वह भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था तो चोल। अब इसके बाद से देखते हैं इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था तो कंदब। अब देखेंगे संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। इसके बाद से देख लेते हैं दक्षिण भारत के संगम। प्रथम संगम द्वितीय संगम तृतीय संगम। केंद्र था मदुरई कपाटपुरम उत्तरी मदुरई अगस्त्य बाद में तेलका पीपियर और नकीरर। सदस्यों की संख्या तो 549 द्वितीय तो 49 तृतीय 49। उपलब्ध तोलकापियम एतुतोगे 8 इसमें गीत था। पुत्तु पत्तु तो 10 गीत परिपादल आदि। इसके बाद से देखते हैं कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए तो चेर ने। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाता है तो गोपुरम को। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है तो एकाम्बरेश्वरार मंदिर। इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन। तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने कराया था। प्रमुख राजवंश एवं संबंधित राजधानियां तो राष्ट्रकूट मलखेड़ मानेखेत जिसे कहते हैं पांड्य तो मदुरई चोल तंजावुर होयसल तो हलेबीड प्रारंभिक राजधानी बेलूर। अब यहाँ कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम
अख्ता प्रदान किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था 1178 ईस्वी में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।